आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। जो इतिहास शब्द है इसका सबसे पहला उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। E.H. कार के अनुसार इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच होने वाला अनवरत या अंतहीन संवाद है। E.H. कार की एक और डेफिनेशन है इतिहास इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच चलने वाला अंतहीन संवाद है। यानी कि अंतहीन संवाद बताया है। एक तो इतिहासकार उसके तथ्यों के बीच और एक इतिहास को अतीत और वर्तमान के बीच। किसने? E.H. कार ने। J.B. ब्यूरी के अनुसार इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक। बेनेडिटो क्रोचे के अनुसार समस्त इतिहास समसामयिक इतिहास है। R.G. कॉलिंगवुड के अनुसार संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और इनकी बुक है द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट और एक बुक और आती है इनकी द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। आगे है फ्रांसीसी बेकन के अनुसार इतिहास हमें बुद्धिमान बनाता है। व्हाट इज हिस्ट्री? एक रह गया बीच में। G.R. एल्टन के अनुसार इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है। व्हाट इज हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं E.H. कार। जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला प्राचीन काल जिसको हिंदू काल कहा गया है, मध्यकाल, मुस्लिम काल और तीसरा आधुनिक काल। 1904 में विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा। विंसेंट आर्थर स्मिथ की बुक है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास लिखा गया। अलेक्जेंडर कनिंघम मूलतः मुद्रा शास्त्री थे। इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ है द स्तूप ऑफ बरहुत एंड एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो इनके 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के 3 स्रोत हैं। एक पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। जो भी विदेशी यात्री भारत आए उनके द्वारा जो विवरण प्राप्त हुए हैं उनके द्वारा हमें क्या मिलती है? इतिहास की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत देख लेते हैं पहले कौन से हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत सर्वाधिक प्रामाणिक हैं। इनमें मुख्यतः खुदाई में मिली सामग्री, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, ताम्रपत्र, भवन, मूर्तियां, भित्ति चित्रकारी आदि आते हैं। पुरातात्विक उत्खनन 2 प्रकार से होता है, लंबवत और क्षैतिज। लंबवत इस तरह से और क्षैतिज होता है इस तरह से। लंबवत उत्खनन से किसी संस्कृति के काल मापन का ज्ञान होता है। जो लंबवत वर्टिकल जो एक्सकेवेशन होता है उसके द्वारा हमें कोई भी संस्कृति है उसका जो काल मापन है उसका पता चलता है। जबकि जो क्षैतिज उत्खनन है उससे किसी सभ्यता या संस्कृति के संपूर्ण स्वरूप को उजागर किया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में की गई इनके नेतृत्व में, और ये पहले महानिदेशक थे। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता भी कहा जाता है। 1902 में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन हुआ, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसका। अभी पहला है अभिलेख। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या फिर एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। प्राचीन लिपियों का अध्ययन पैलियोग्राफी कहलाता है। लिपियों का अध्ययन पैलियोग्राफी। भारत में अधिकतर अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, गुहाओं, दीवारों, प्रतिमाओं, ताम्रपत्रों और सिक्कों पर खोदे हुए मिले हैं। सबसे पुराना अभिलेख हड़प्पा की मोहरों पर मिलते हैं, किंतु इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो सबसे पुराने कौन से हो गए? हड़प्पा की मोहरों पर लिखे हुए। सबसे प्राचीन अभिलेख एशिया माइनर के बोगजकोई, तुर्की नामक स्थान से 1400 ईस्वी का मिला है। इसकी खोज ह्यूगो विंकलर ने 1907 में की। बोगजकोई अभिलेख की लिपि, कीलक या किलाक्षर एवं भारोपीय हिंद यूरोपीय है।
लिपि है इसकी किलाक्सर, जो मेसोपोटामिया वाली लिपि थी किलाक्सर, और भाषा है इसकी भारोपीय, हिंद और यूरोपीय। बोगज कोई अभिलेख में वैदिक देवता है इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त्य। और ये वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है नेट में भी। यह हित्ती, इनके नाम मिले हैं बोगज कोई अभिलेख में, जो वैदिक देवता थे इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त्य। इसको अश्विनी कुमार भी कहा गया है, इनके नाम मिले हैं। यह हित्ती और मितानी राजाओं के बीच संधि पत्र अभिलेख है, जिसमें इन देवताओं को साक्षी माना गया है। किकुली अभिलेख भी बोगज कोई के निकट तुर्की में है। जो किकुली अभिलेख है, ये भी जो बोगज कोई अभिलेख था उसी के पास तुर्की में है। मिस्र में अमरना नामक स्थान से कुछ मिट्टी की मोहरें मिली हैं, जिनमें बेबीलोनियाई नरेशों के नाम हैं। अंतरमन्य, अर्जुवीय, यस्तत, शूत्रन आदि ये नाम वैदिक से लगते हैं। जो किस में है? मिस्र से अल अमरना एक टैबलेट मिली है, टैबलेट की मोहर, तो उस पर ये बेबीलोनियाई जो नरेश थे उनके नाम हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के माने जाते हैं, जो 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। कुछ विद्वानों ने बस्ती उत्तर प्रदेश से प्राप्त पिपरा या पिपरहवा, कलश लेख और अजमेर राजस्थान से प्राप्त बड़ली अभिलेख को अशोक से भी पहले का बताया है। यानी कि जो ये 2 लेख हैं, एक तो पिपरहवा वाला और एक बड़ली अभिलेख, इनको अशोक से भी पहले का बताया है। भारत में सबसे पुराना ब्राह्मी लिपि में लिखा गया अभिलेख उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के पिपरहवा नामक स्थान से मिला है। इसे बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अस्थि अवशेषों पर शाक्यों ने उत्कीर्ण करवाया था। सबसे पुराना किसमें है? ब्राह्मी लिपि में है, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पिपरहवा स्थान से, और इसको बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके जो अस्थि अवशेष थे उन पर शाक्यों ने उत्कीर्ण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गोरखपुर उत्तर प्रदेश स्थित सोहगोरा ताम्रपत्र और बोगरा बांग्लादेश में स्थित महास्थान अभिलेख भी अशोक से पहले के हैं। सोहगोरा और जो महास्थान है, ये दोनों अभिलेख भी क्या है? अशोक से पहले के हैं। किंतु अभिलेखों की नियमित परंपरा ये अशोक के समय ही शुरू हुई थी। भारत में सबसे अधिक अभिलेख मैसूर कर्नाटक से मिले हैं। पर्सिपोलिस, नक्शे रुस्तम और बेहुस्तून। पर्सिपोलिस, नक्शे रुस्तम और बेहुस्तून अभिलेखों से पता चलता है कि जो ईरानी सम्राट थे दारा प्रथम, इन्होंने सिंधु नदी को पार करके इस पर अधिकार किया था। और नक्शे रुस्तम अभिलेख को DNA अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक के अभिलेख, अब इसमें दारा प्रथम से था जो यूनानी, इससे प्रभावित होकर ही मौर्य सम्राट अशोक ने अभिलेख जारी करवाए। अशोक के रायचूर कर्नाटक स्थित मास्की दतिया में मध्य प्रदेश में स्थित है गुर्जरा अभिलेख, और वेल्लारी कर्नाटक स्थित नित्तूर और वेल्लारी कर्नाटक स्थित उदयगोलम में इन अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है। किस किस में? मास्की, गुर्जरा, नित्तूर और उदयगोलम में इन अभिलेखों में क्या मिलता है? अशोक का नाम। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। केवल पश्चिमोत्तर में अर्थात उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है जो खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान स्थित शाहबाजगढ़ी और मानसेरा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। ज़्यादातर लेख इसके ब्राह्मी में है, लेकिन जो पश्चिमोत्तर में है शाहबाजगढ़ी और मानसेरा, ये खरोष्ठी लिपि में है। पाकिस्तान स्थित तक्षशिला और अफगानिस्तान स्थित लघमान से अरामाइक लिपि में, अफगानिस्तान स्थित कंधार के पास सर-ए-कुना में यूनानी और अरामाइक लिपि में लिखा गया द्विभाषीय अभिलेख है। कहाँ से मिला है? पाकिस्तान के तक्षशिला और अफगानिस्तान में लघमान में। यहाँ से तो अरामाइक, और जो अफगानिस्तान स्थित कंधार के पास सर-ए-कुना है वहाँ से यूनानी और अरामाइक द्विभाषीय अभिलेख मिला है। करनूल आंध्र प्रदेश स्थित एरेगुडी अभिलेख खरोष्ठी और ब्राह्मी दोनों लिपियों में है। जो एरेगुडी अभिलेख है ये 2 लिपि, कौन कौन सी? खरोष्ठी और ब्राह्मी।
इसे ब्रोस्टोफेदन शैली कहा जाता है और यह लेखन विधि क्रमशः दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं, पहले ऐसे और फिर ऐसे चलती है। ख्रोष्टी लिपि ईरान में प्रचलित अरामाइक लिपि से विकसित हुई। अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है वो प्राकृत है। अशोक के अभिलेख की सर्वप्रथम खोज 1750 में जोसेफ टी पेंथलर ने की थी और 1837 में जेम्स प्रिंसप है अशोक के अभिलेखों की ब्राह्मी लिपि इसने पढ़ी थी। 50 में खोज हुई है और 1837 में इसको पढ़ा गया है। इसके लिए ब्राह्मी और ग्रीक द्विभाषीय अभिलेखों की मदद ली गई इसको पढ़ने के लिए। नोट: अशोक के अभिलेखों का विस्तृत वर्णन मौर्य काल की इकाई में दिया गया है। अधिकांश मौर्य अभिलेख प्राकृत भाषा में है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख विशुद्ध संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख उज्जैन के शक महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख है। यह संस्कृत भाषा में सबसे बड़ा अभिलेख है जो कि 2री सदी ईस्वी का है। जूनागढ़ अभिलेख चंपू शैली, चंपू में क्या होता है, गद्य और पद्य दोनों का मिक्सचर में लिखा गया पहला अभिलेख है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना जूनागढ़ अभिलेख में है। जो जूनागढ़ लेख है इसमें काव्य शैली का सबसे पुराना नमूना। जेम्स प्रिंसप ने 1838 में इसका संपादन किया और इसकी तिथि शक संवत 72 या 150 ईस्वी है। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का एक साथ उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का और अशोक का दोनों का एक साथ उल्लेख है। किसमें? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। और इसमें 6 प्रकार के करों का उल्लेख है। शंबर प्रथा का उल्लेख है और विष्टि का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य। बहुत बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। विष्टि का जो पहला अभिलेखीय साक्ष्य है वो किसमें है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। और क्या है ये? एक स्वतंत्र शिलालेख है। कब खोजा गया था इसको? 1838 में जेम्स प्रिंसप ने इसको खोजा था और इसमें 20 पंक्तियां हैं और इसको गिरनार नाम भी दिया गया है क्योंकि ये गुजरात में है ना। अगला है गरुड़ध्वज स्तंभलेख। बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश से तक्षशिला के हिंद यूनानी शासक एंटियालकिड्स के यूनानी राजदूत हेलियोडोरस का गरुड़ध्वज स्तंभलेख प्राप्त हुआ है। तक्षशिला के जो हिंद यूनानी शासक थे एंटियालकिड्स, इनके यूनानी राजदूत थे हेलियोडोरस। इनका है गरुड़ध्वज स्तंभलेख। वासुदेव विष्णु का यह गरुड़ध्वज स्तंभ हेलियोडोरस स्तंभ भी कहलाता है। इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1870 में की। हेलियोडोरस भागवत वैष्णव धर्म का अनुयायी हो गया। जो हेलियोडोरस था यूनानी राजदूत था, ये क्या हुआ? भागवत धर्म का अनुयायी हो गया था ये, और उसने स्वयं को सर्वोच्च देवता वासुदेव या फिर विष्णु का अनन्य भक्त घोषित किया। और इस अभिलेख में हेलियोडोरस को भागवत कहा गया है। वासुदेव को देवों का देव कहा गया है। गरुड़ध्वज स्तंभ से 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में भागवत वैष्णव धर्म के विकास की जानकारी प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। जो भागवत धर्म है इसका जो पहला अभिलेखीय साक्ष्य है वो कौन सा है? गरुड़ध्वज स्तंभ लेख। और इसमें ब्राह्मी लिपि है और भाषा है प्राकृत। अब है बादामी शिलालेख। बादामी चट्टान लेख चालुक्य शासक थे पुलकेशियन प्रथम इसका है और यह कन्नड़ भाषा में लिखित पहला अभिलेख है। जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था वो संस्कृत में था और ये वाला कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ पहला अभिलेख है बादामी अभिलेख। इस अभिलेख के अनुसार पुलकेशियन द्वितीय ने अश्वमेध यज्ञ किया था। और जो पुलकेशियन प्रथम है इनके कुल देवता थे वो विष्णु थे। अब है ऐहोल अभिलेख। संस्कृत भाषा में रवि कीर्ति द्वारा लिखित ऐहोल प्रशस्ति का संबंध पुलकेशियन द्वितीय से है। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम गुज्जर जाति का उल्लेख हुआ है और जो रवि कीर्ति थे इन्होंने खुद को इस अभिलेख में भारवी और कालिदास कहा है।
और जो ये अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख, ये मेगुती मंदिर है जो उसकी दीवार पर लिखा हुआ है। अगला है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा कलिंग के राजा खारवेल का है। इसको बिशप ए स्टर्लिंग ने 1825 में खोजा था। यह ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक भाषा में एक बिना तिथि वाला लेख है, यानी इस पर कोई तिथि नहीं है। नहर निर्माण और नंद वंश का उल्लेख करने वाला यह प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। नहर निर्माण का और नंद वंश का क्या है? पहला, प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य। महाराज उपाधि का प्राचीनतम उल्लेख खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। यद्यपि सिक्कों में इस शब्द का उल्लेख इससे पहले के काल के हिंद यूनानी राजाओं के लिए भी हुआ है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। राजा मिनांडर के अभिलेख ख्रोष्टी लिपि और प्राकृत भाषा में है। तो इसमें क्या हो गया, क्या क्या हो गया इसमें? जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, एक तो ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व का हो गया, और क्या था, ए स्टर्लिंग ने इसको 1825 में खोजा था। नहर निर्माण का पहला उल्लेख है इसमें, नंदवंश का हो गया, और एक महाराज की उपाधि का, और क्या था, जो भारतवर्ष है उसका भी। और इसकी एक इसमें मूर्ति पूजा का उल्लेख है, जो जिनसेन की मूर्ति थी उसको महापद्मनंद उठा के ले गया था, उसको खारवेल राजा है वो लेके आए थे। तो मूर्ति पूजा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य भी है ये। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, ये भी। फिर है राजा मिनांडर के अभिलेख ख्रोष्टी लिपि और प्राकृत भाषा में है। वडनगर प्रशस्ति गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल से संबंधित है। इसके लेखक श्रीपाल है। और अश्वमेघ का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य धनदेव का अयोध्या अभिलेख है। जो अश्वमेघ का पहला अभिलेखीय साक्ष्य है वो किसमें है? धनदेव के अयोध्या अभिलेख में। संपूर्ण चोल वंश में राजाधिराज के मणिमंगलम अभिलेख में अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी मिलती है। जो चोल वंश है उसमें जो राजाधिराज प्रथम का मणिमंगलम लेख है उसी में अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी मिलती है। चोल शासकों में सर्वप्रथम राजाधिराज प्रथम ने अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका अर्थात प्राक कथन देने की प्रथा चलाई। गुप्त शासक वैन्यगुप्त के बांग्लादेश से प्राप्त गुणेदर अभिलेख में सर्वप्रथम सामंत और महासामंत शब्द का उल्लेख मिलता है। ये किसका है? वैन्यगुप्त का गुणेदर अभिलेख। इसमें किसकी? सामंत की, और जो महासामंत शब्द है इसका उल्लेख पहली बार। मध्य प्रदेश के एरण से वराह पर हुणराज तोरमान का लेख मिला है। गुप्त और गुप्तोत्तर काल के अधिकांश अभिलेख संस्कृत में लिखे गए हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।